ये उतार लो इसके बाद में, ठीक है। चलो आगे लिखो, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण म्यू एल इज इक्वल टू क्या होता है, जी एल अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1। ये जी एल क्या है, लिंडे फैक्टर, इसको बाद में बोलेंगे, मैं बोल दूंगा लिंडे फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण म्यू एल इज इक्वल टू जी एल अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1। नेक्स्ट टाइम सीखना, एवं इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण म्यू एस इज इक्वल टू जी एस अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1। आगे बी एम तो आना है ही। ये जी एस और जी एल दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, हाँ लिंडे फैक्टर बोलते हैं इनको, ठीक है भाई। म्यू इफेक्टिव निकाल लो, अब यहाँ से म्यू इफेक्टिव निकाल लो, क्योंकि दिख रहा है ना, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एस प्लस म्यू एल। चलो गुड, क्योंकि म्यू एस इज इक्वल टू जी एस अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एंड म्यू एल इज इक्वल टू जी एल अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1, ठीक। आगे बी एम हो रहेगा, बोर मैग्नेटोन, जी एल इज इक्वल टू 1 एंड जी एस इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट करो, चिपका दो, टू इंटू एस प्लस 1 प्लस 1 इंटू एल प्लस 1, ठीक है भाई। अब ये 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा क्या, अरे 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट 4s एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1। बोलो बी एम, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यही फॉर्मूला गया। अरे यहाँ से 2 बाहर ले लो ना, कॉमन ले लो, रूट से 4 से रूट बाहर निकालो तो 2 आ जाएगा ना, तो बस यही तो आ गया, लिख लो कैसे आ गया, मैंने प्रूफ कर दिया इस बात को, है ना। चलो गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन लिख दो, फिर क्वेश्चन लिख दो आप। समझाइए कि मैंने क्या कहा था आपको, पहले क्या दिया था, ये फॉर्मूला किसके ऊपर वैलिड होगा, 3D सीरीज के लिए, ये फॉर्मूले किसके ऊपर वैलिड होंगे, 4D और 5D सीरीज के लिए। तो वही क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, है ना, इस चीज़ को समझाने के लिए क्वेश्चन का सहारा ले रहे हैं। समझाइए कि 3D श्रेणी के, समझाइए कि 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण, समझाइए कि 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण केवल चक्रण सूत्र, केवल चक्रण सूत्र, स्पिन ओनली, केवल चक्रण सूत्र, ठीक है। 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण केवल चक्रण सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि 4D व 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, जबकि 4D व 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति व कक्षीय गति दोनों पर निर्भर करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति व कक्षीय गति दोनों पर निर्भर करते हैं, क्यों? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1d 10 से 1 to 10 ns 1 to 2। लेकिन 4D और 5D श्रेणी में क्या होता है, 5D श्रेणी में बीच में क्या जाते हैं, लेंथ नेट तत्व आ जाते हैं, तो D को बढ़ने से पहले क्या बढ़ जाते हैं, 4f बढ़ जाते हैं,
अरे डी को बढ़ने से पहले क्या बढ़ जाते हैं, 4f बढ़ जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो आ जाने के कारण, लेंथ नेट आ जाने के कारण क्या होता है, आपका जो चुंबकीय गुण होता है वो कक्षीय गति पर भी निर्भर करने लग जाता है। चक्रण गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अपने एक तो एक्सिस पे गति करता है और एक पूरी कक्षीय गति करता है, 2 प्रकार की गति करता है। तो वो इसके लिए 5D जो सीरीज होती है उसके जो चुंबकीय गुण होते हैं वो दोनों पर निर्भर करते हैं। आंसर लिखो। थ्री डी श्रेणी में धातु आयनों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D श्रेणी में धातु आयनों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D 1 to 10, 4s 1 to 2। अब धातु आयनों की बात कर रहे हो ना आप, धातु आयनों की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, धातु आयनों का विन्यास 3D 1 to 10, 4s 0। ये किसका विन्यास है, मेटल आयन का, इसका M+2 का विन्यास है। ये S में से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो वाला, ठीक है ना। तो लिख लो 3D श्रेणी के तत्वों का, 3D श्रेणी की धातु आयनों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास 3D 1 to 10, 4s 0 होता है, जिससे 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन, धातु आयन के पृष्ठ पर उपस्थित रहते हैं। अब S तो खत्म हो गया, D बचा, तो धातु आयन के पृष्ठ पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। जिससे 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन धातु आयन के पृष्ठ पर उपस्थित रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण, देखो कोई भी मेटल हो आपके चुंबकीय गुण दोनों ही उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब चक्रण गति के कारण हो कक्षीय गति के कारण। लेकिन 3D सीरीज में क्या होता है कि जो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा ना, वो कोई दूसरा आपका परमाणु होगा जिसका इस त्रिविद्युत आकर्षण द्वारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं, लिखना, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण अन्य परमाणु के स्थिर विद्युत क्षेत्र द्वारा निरस्त हो जाता है। अन्य परमाणु के स्थिर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन, स्थिर विद्युत क्षेत्र, अन्य परमाणु के स्थिर विद्युत क्षेत्र द्वारा निरस्त हो जाता है। ध्यान रखना 3D सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा वो दूसरे परमाणु के स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। स्थिर विद्युत क्षेत्र द्वारा निरस्त हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है 3D सीरीज के लिए μL = 0 हो जाता है, अर्थात μL = 0, ठीक है, μL = 0 हो जाता है। इसलिए 3D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण, 3D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण केवल चक्रण सूत्र μs द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, मैं आपको ये फॉर्मूला भी प्रूफ करके बता देता हूँ। n × n+2 मैंने फॉर्मूला बताया ना, वो वाला भी प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो आपको पता है तो म्यू इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, μs + μl। फॉर 3D सीरीज बताओ क्या होगा, μL = 0, सो म्यू इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, μs आ जाएगा, क्योंकि μs = क्या होता है, √4s s + 1, ये तो होता था Bm, ठीक है। जो s है ना, s वो होता है s1 + s2 + s3 +
मतलब इसको बोलते हैं परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इसको कहते हैं, ठीक है। परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या इसको कहा जाता है। आगे समझ लो। अब देखो जो आपका s होता है ना, s, इसकी वैल्यू होती है n/2। s की वैल्यू क्या होती है? n/2। अरे पता देखो रे यार, मतलब क्या आप भी मजे ले रहे हो सर, s की वैल्यू 1/2 कहाँ से आई? ये d है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है? s1 की वैल्यू 1/2, इसकी कितनी होगी? 1/2, इसकी कितनी होगी? 1/2। जो टोटल s आएगा वो s1, s2, s3, s4, s5 ऐसे आएगा। वो कितना जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना जाएगा? s इज इक्वल टू 3/2। मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हो क्या कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आधा क्या होता है आपका? n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो यहाँ पे ये हो जाता ना, तो इसका एक तो प्लस हाफ होता, दूसरा कितना हो जाता? माइनस हाफ, तो ये 0 हो जाता है ना। ऐसा ध्यान रखना इस बात का। तो s की वैल्यू क्या होती है? n/2 चिपका हुआ यहाँ पे। म्यू s इज इक्वल टू √4 × n/2 × n/2 + 1। ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको? देखो भाई, म्यू s इज इक्वल टू, ये कटा, क्या गया? 2n n/2 + 1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 2n × n/2 प्लस 2n × 1, 2 से 2 मरा, ठीक है। क्या जाएगा? देखो क्या जाएगा? म्यू s इज इक्वल टू √n² प्लस का 2n, ठीक है। यही आ रहा है। क्या को मना रहे हैं? यहाँ से n को मना रहे हैं। क्या को मना रहे हैं? n को मना रहे हैं। तो म्यू s इज इक्वल टू √n को मना गया, अंदर क्या बचा? n + 2। आगे bm। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सीधी बात बताऊँ क्या आपको? ये मान लो अगर किसी के पास 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि, तो उसका चुंबकीय गुण आएगा 5.80, 5.8 ऐसे कुछ आएगा। जिसके पास 3 है तो आएगा 3.78, 3.9 ऐसे। जिसके पास 2 है 2.95 ऐसे कुछ भी आएगा, लेकिन 2 के लगभग आसपास ही आएगा। 2.5 से हमेशा ज़्यादा ही आएगा, मतलब 0.5 से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। जैसे मान लो किसी के पास 1 ही है तो 1.732 आएगा, उसको तो फिक्स है। n का मान 1 रखोगे तो √3 आएगा। 1 रखो, 1 × 1 + 2, 3 आ गया। √3 का मान कितना होता है? 1.732। समझ जाएगा? तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका चुंबकीय गुण उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग उतना ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब कैलकुलेट कर लेना आप। मान लो आपको √5 का मान नहीं ध्यान, सॉरी, अगर मान लो किसी के पास 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 × 7 √35 हो जाएगा। अब √35 का ठेका थोड़ी ले रखा अपन ने भाई। √36 का मान 6 होता है तो 35 का कितना होगा? 5.9। कितना होगा? 5.9 या 5.85 या 5.89 आसपास इतना ही होगा। तो अगर 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 5.85 या 5.9 के आसपास लिख देना, ठीक है। उतार लो इसको, ये 3D सीरीज के लिए हो गया आपका, उतार लो। आगे लिखो, अर्थात धातुओं इनका चुंबकीय गुण, अर्थात
धातु आयन का चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात धातु आयन का चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धातु आयन का चुंबकीय गुण बढ़ता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धातु आयन का चुंबकीय गुण बढ़ता है। ठीक है, आगे लिखो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होते हैं, धातु का चुंबकीय गुण, धातु का चुंबकीय गुण, धातु आयन का चुंबकीय गुण उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है एवं उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, एवं उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। ठीक है, वेरी गुड। आगे लिखना। यदि किसी धातु के पास, यदि किसी धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है, यदि किसी धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है, तो उसका चुंबकीय गुण कितना होगा? शून्य होगा। तो उस धातु का चुंबकीय गुण शून्य होगा, अर्थात उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी, डायामैग्नेटिक होगी। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे लिखना भाई, आगे आप लिखना। अब चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, एक कैलकुलेट करके बता देता हूँ। है, चलो देखो, एक कैलकुलेट करके देख लो। इसका एडियम +2 का देख लो, इसका एडियम +1, इसका देख लेते हैं। क्योंकि इसके एडियम का विन्यास क्या होता है? 3d1 4s2, यही होता है, 21 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं। अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन याद करने हैं ना, तो उनके परमाणु क्रमांक को जोड़ देना। 2 + 1 कितने जाएंगे? 3। तो इसके एडियम के नीचे जितने भी आएंगे सबके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। जैसे मान लो क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। तो 2 + 4 कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6। तो क्रोमियम के नीचे जो भी आएंगे उन सबके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। जैसे मान लो आयरन है, ठीक है, कितना होता है? 26 होता है, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। तो ऐसे ही रूथेनियम आएगा, ओस्मियम आएगा, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें? वैलेंशियल में, बाय एटम कोष में। ठीक है, तो वो बता रहा हूँ मैं, याद रहना, वो ट्रिक है डायरेक्ट। तो +1 की बात करते हो आप, तो +1 में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या जाएगा? इस कैनेडियम +1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो क्या आएगा? 3d1 4s1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। मतलब n का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो μs = √2 × 2 + 1, 3 × 2 √6 आ गया क्या? √6। आपको पता है कि √8 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, जो √6 आएगा ना, √9 की वैल्यू 3 होती है, √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो √6 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.82 के आसपास आएगी, है ना। बाकी और कैलकुलेट कर लेना आप। बोर मैग्नेटोन Bm, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं नहीं करूँगा, आप खुद कर लेना। क्रोमियम +1 का कैलकुलेट करके देखना। क्रोमियम +1 का 5.8 के आसपास आएगा, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो मैं तो ये कहता हूँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ध्यान होने चाहिए। क्या ध्यान होने चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ध्यान होने चाहिए। फिर आप अंदाज़ा बता दो कि भाई हाँ इतने होंगे। लेकिन 5.5 मत कर देना, 5.67 से हमेशा ज़्यादा होंगे, 5.7 से ज़्यादा या 5.8 से ज़्यादा ही होंगे, ऐसे कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो आगे लिखोगे आप, आगे लिखो भाई, लिखना भाई। 5d श्रेणी में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण
देखो क्या होता है, एक बार सुन लो। हमने क्या कहा था 3D सीरीज में, जैसे आप +2 की बात करते हो, m+2 की बात करते हो, तो वहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वही आ जाता है। जो d इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पे आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। तो इजीली वो किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन से इस त्रिविद्युत आकर्षण से निरस्त हो जाते हैं, इस त्रिविद्युत प्रभाव से निरस्त हो जाते हैं। लेकिन 5D श्रेणी में क्या होता है, आपको पता है, अंदर आता है 4f, फिर आता है 4f, फिर आता है d और लास्ट में आता है 6s। 4f 5d 6s ऐसे आते हैं। सबसे पहले 4f, फिर 5d और लास्ट में कौन आएगा, 6s आएगा। अगर 6s की बात करते भी हो आप, 6s की बात करते भी हो, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो 4f ऑर्बिटल होता है वो दूर तक फैला रहता है। अरे ब्रॉड होते हैं, f कक्षक कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं ऐसे, है ना, तो वो बाहर तक फैला रहता है, f कक्षक बाहर तक फैला रहता है। तो जो d के इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, d के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो उस अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो बाह्य इस त्रिविद्युत क्षेत्र से कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, जो दूसरा इस त्रिविद्युत क्षेत्र है ना, इससे वो कैंसिल आउट नहीं होगा। इसके कारण जो 5D सीरीज होती है उसके चुंबकीय आघूर्ण में चक्रण गति और कक्षीय गति दोनों का योगदान होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, लेंथेनेड संकुचन के कारण जो 5D के इलेक्ट्रॉन होते हैं 5D सीरीज में वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, वो 4f कक्षक उनके बाहर तक फैला रहता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण होगा वो निरस्त नहीं होगा। जबकि 3D श्रेणी में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो 3D के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सतह पर उपस्थित होते हैं, धातु की सतह पर उपस्थित होते हैं, तो उनकी कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो दूसरे परमाणु के इस त्रिविद्युत क्षेत्र से निरस्त हो जाता है। इसलिए 3D श्रेणी की धातुओं के चुंबकीय आघूर्ण केवल इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति पर निर्भर करते हैं, कक्षीय गति पर निर्भर नहीं करते हैं। अब समझ में आ गया? सर पता नहीं आपने तो क्या ही गा दिया इतनी देर में। लिखो देखो 5D श्रेणी में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 5D श्रेणी में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं होता है, क्योंकि लेंथेनेड संकुचन के कारण इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर चले जाते हैं, तथा 4f के इलेक्ट्रॉन के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की चक्रण व कक्षीय गति दोनों पर निर्भर करते हैं। अर्थात ये चिपकाओ और इसके बाद में ये चिपका देना, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू √4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1। आगे बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलो गुड, ये लिख लेना भाई, खत्म। चुंबकीय गुण खत्म। हेडिंग लगाओ, संक्रमण धातुओं के स्पेक्ट्रमी व्यवहार। रफ करूं इसको, चलो अगला पॉइंट हम लगाएंगे संक्रमण धातुओं के स्पेक्ट्रमी व्यवहार, मतलब उनकी कलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। स्पेक्ट्रम वो शो करते हैं कि नहीं करते, कौन सा स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, है ना। तो जो संक्रमण धातु में जो कलर होते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं, डी संक्रमण के कारण, डी ट्रांजिशन के कारण। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है सर, तो डी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कि वो डी कक्षक से डी कक्षक में चला जाए। इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से डी कक्षक में ही अगर आता जाता है तो उसे कहते हैं डी संक्रमण।
ठीक है, डी कक्षक से डी कक्षक में जाए और वापस डी कक्षक में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, डी डी संक्रमण, है ना। तो आप हेडिंग लगाओगे संक्रमण धातुओं के स्पेक्ट्रमी व्यवहार। संक्रमण धातुओं के स्पेक्ट्रमी व्यवहार। संक्रमण धातुओं के स्पेक्ट्रमी व्यवहार। स्पेक्ट्रम नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, पहले देख लो। ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसे हैं, डी जनरेट मतलब समभ्रंश, मतलब क्या है इसका, इनकी सबकी ऊर्जा समान है। देखो एक ही लाइन पे आ रहे हैं सारे, सबकी ऊर्जा क्या है, समान है। लेकिन जैसे इनको आपने कुछ किया, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, CFT में बताते हैं उसको, कि ये विपाटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये, इसको कहते हैं T2G। छोटे में लिखना तो छोटे में लिख सकते हो, बड़े में लिखना तो आपकी मर्जी है ना। इसको कहते हैं EG। ये आपका क्या हो गया, बेरी सेंटर, मतलब यहाँ पे एक बैलेंस सेंटर है। वो झूला देखा होगा आपने, वो वाला जिसमें दोनों तरफ बैठ के झूलते हैं। तो एक बैलेंस सेंटर पे जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो एक बैलेंस सेंटर है। इससे ऊपर वालों की ऊर्जा और इससे नीचे वालों की ऊर्जा क्या रहती है, बैलेंस। ऊपर वालों की कितनी ऊर्जा है, प्लस की 3/5 डेल ओ, नीचे वालों की होती है माइनस का 2/5 डेल ओ। जब आप CFT पढ़ते हो ना तब आपको ये बताया जाता है कि माइनस का 2/5 क्यों लिखा, प्लस का 3/5 क्यों लिखा, सब कुछ बताया जाता है ना। और ये जो एनर्जी गैप होता है इसको कहा जाता है डेल ओ, क्योंकि अपन ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है या वापस यहाँ से यहाँ आ जाता है, मतलब इसकी जरूरी नहीं इसमें है, वापस किसी में भी आ सकता है। तो ये क्या है आपका डी संक्रमण, क्या है आपका डी संक्रमण इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डी संक्रमण कहा जाता है, इसको डी ट्रांजिशन कहा जाता है। ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाए या फिर यहाँ से वापस यहाँ आ जाए। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी देता हुआ आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का डी से डी में ही जाना, ये भी डी है और ये भी क्या है, डी है। तो डी से डी में जाना क्या कहलाता है, आपका डी संक्रमण कहलाता है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए ना, तभी क्या होता है, आपके डी संक्रमण होते हैं। ठीक है, और इसी कारण से आपके जो संकुल होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक तत्वों के जो धातु संकुल होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा NiCO4, FeCN6 FeF6 तो ये सब क्या होते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, किसके कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। उन सब में कौन से ट्रांजिशन होते हैं, डी संक्रमण। हाँ, हालांकि डी संक्रमण लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं, अब वो भी आप पढ़ने वाले हो, आगे 3rd ईयर में पढ़ोगे, लेपोर्ट फॉरबिडन सिलेक्शन रूल पढ़ोगे, उस नाम से पढ़ोगे। वो फॉरबिडन होते हैं, फिर भी कलर किस कारण से आते हैं, डी संक्रमण के कारण होते हैं, और इन्हीं को कहते हैं स्पेक्ट्रमी व्यवहार। यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ते हैं अपन BSc 3rd ईयर में, टाइटेनियम S2O6, टाइटेनियम S2O6 +3। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे जो टाइटेनियम होता है +3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा, D1। तो ये D1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ से ये T2 जिसे कहाँ जाता है, EG में जाता है, T2 कहाँ जाता है, EG में जाता है। यहाँ पे ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है। तो इसके कारण इसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो एक शोल्डर शेप का प्राप्त होता है, कंधे के आकार का, ऐसा प्राप्त होता है। वो आप 3rd ईयर में पढ़ते हो, लेकिन फिलहाल बस ऐसे याद रख लो। एग्जाम्पल्स मैं आपको देके बता रहा हूँ, तो इसको तो बाद में लिखना है, पहले मैं थोड़ी लिखवा दूँ इसके आपको, है ना। इस स्पेक्ट्रम व्यवहार से क्या मतलब है, लिखना भाई, क्वेश्चन लिखो। समझाइए कि संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होते हैं।
समझाइए कि संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। समझाइए कि संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, चलो लिखो आंसर। मैंने बता दिया, बार बार आपको कह रहा हूं कि संक्रमण धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ही वो क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, रंग की तीव्रता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको हो गया सर D5 विन्यास में तो ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होते हैं। अगर किसी के पास D5 विन्यास है तो उसका कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन आपको हो गया सर मैग्नीज के पास 5 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर भी उसकी कलर इंटेंसिटी कम होती है, कलर की तीव्रता कम होती है, कारण बताओ। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीज का तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही वही है 3d5 4s2, एक स्थायी विन्यास है और स्थायी विन्यास है, इस कारण वहाँ पे डी ट्रांजिशन इजीली नहीं होते हैं, और जो होंगे वो स्पिन फॉरबिडन होंगे। वो क्या होंगे? स्पिन फॉरबिडन होंगे। क्यों होंगे? सुनना, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। Mn मैग्नीज की ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजा तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, नीचे से उठ के इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं रह सकता, क्योंकि सेम स्पिन में कभी नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इसका स्पिन चेंज हो जाएगा। नीचे से जाके, यहाँ तो नीचे ऐसे था, ऊपर जाके इसका क्या हो गया? स्पिन चेंज हो गया। अगर स्पिन चेंज हो जाता है तो इसको कहा जाता है स्पिन फॉरबिडन। क्या कहा जाता है इसको? स्पिन फॉरबिडन। ये पहले से लेपोर्ट फॉरबिडन है, पहले से क्या है? लेपोर्ट फॉरबिडन, और स्पिन फॉरबिडन और हो गया। लेपोर्ट फॉरबिडन का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डी से डी में भेज रहे हो, एस से एस भेज रहे हो, पी से पी में भेज रहे हो, तो वो लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं, वो ट्रांजिशन नहीं होते हैं। ऐसा लेपोर्ट कहता है, हाँ। एस से पी में भेज रहे हो, पी से डी में भेज रहे हो, डी से एफ में भेज रहे हो, तो वो हो जाते हैं। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? +-1 होनी चाहिए। और स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलते हैं? डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? +-1 होनी चाहिए। यहाँ तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, हाँ, तो ये लेपोर्ट सिलेक्शन रूल है, ये स्पिन सिलेक्शन रूल है, ध्यान रखना भाई इस बात का। तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं डी ट्रांजिशन, ये क्या होते हैं? लेपोर्ट फॉरबिडन। जितने भी डी ट्रांजिशन होते हैं वो लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं। अरे डी कक्षा के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो इस वाले डी के लिए भी 2 होगी, इस वाले डी के लिए भी 2 होगी, तो दोनों डी तो हैं, तो डेल्टा एल कितना जाएगा? d - d, 2 - 2 0, अंतर कितना आना चाहिए? +-1 आना चाहिए। आ कितना रहा है? g। एस से पी में अलाउड होगा क्या? एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए एल का मान 1 होता है, तो बिल्कुल अलाउड हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एस से पी में जा रहा है, अलाउड हो जाएगा। लेकिन डी से डी में इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण हो रहा है वो लेपोर्ट के अनुसार क्या होता है? फॉरबिडन होता है। और फिर D5 विन्यास में तो वो क्या हो रहा है आपका? हाँ, D5 विन्यास में तो स्पिन फॉरबिडन भी हो रहा है। अगर आप D1 विन्यास की बात करते हो, ठीक है, अगर आप D1 विन्यास की बात करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा क्या? और जैसा गया है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पिन अलाउड। यहाँ क्या हो जाएगा? स्पिन अलाउड हो जाएगा। समझ में आ गया क्या आप? तो अगर स्पिन चेंज नहीं होता तो वो स्पिन अलाउड है, अगर स्पिन चेंज हो गया तो स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। और मैंने बता दिया आपको कि कलर प्रदर्शित करने के लिए, मतलब सुन लो, एक ही बात सुन लो, सब सारी चीज़ों को एक साथ सुन लो। संक्रमण धातुओं के जो यौगिक रंगीन किसके कारण होते हैं? डी संक्रमण के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुएं डी संक्रमण के कारण रंग प्रदर्शित करती है। कोई पूछ ले Zn+2 क्या रंगीन होता है? हम कह देंगे नहीं, रंगहीन होता है। क्यों? अरे Zn+2 में D10 विन्यास होता है। D10 सारे के सारे डी भरे होते हैं, 6 नीचे 4 ऊपर। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर नीचे जाएगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर नीचे जाएगा? कोई सा नहीं जाएगा ना। एक मिनट,
तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डी कक्षक होते हैं, सॉरी जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ब्लॉक के जो समकुल होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन। हमने लिखा था ना, डी ब्लॉक की धातुएं रंग प्रदर्शित करती है, क्यों, स्पेक्ट्रम व्यवहार में। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। ठीक है, लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। लिख लेना, समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश मैं थोड़ी लिखवाऊंगा अभी, है ना, डी कक्षक लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में विपाटित होकर अष्टफल के क्षेत्र में, चतुष्फल की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, अष्टफल के क्षेत्र में T2G व EG में बंट जाते हैं। ठीक है भाई, ओके। ठीक, चलो अब लिखवा देता हूँ इसको मैं, लिखना, लिखो, संक्रमण धातुएं जब किसी, संक्रमण धातुएं जब किसी लिगेंड के साथ बंधन करती है तो संक्रमण धातुएं जब किसी लिगेंड के साथ बंधन करती है तो इनके समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश के क्वेश्चन ले लेना समान ऊर्जा वाले, समभ्रंश के क्वेश्चन ले लेना समान ऊर्जा वाले, तो इनके समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक दो या अधिक ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं, दो या अधिक ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, जिससे डी संक्रमण संपन्न होते हैं, जिससे डी संक्रमण संपन्न होते हैं, तथा डी संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा, तथा डी संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो प्रकाश आप डालते हो ना लाइट, वहाँ से मिल जाती है। डी संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से होता है। ठीक है, डी क्षेत्र के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से होता है, ध्यान रखना, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से होता है। अतः यौगिक जिस निश्चित तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण का अवशोषण करता है, अतः यौगिक जिस निश्चित तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण का अवशोषण करता है, उसका पूरक रंग, उसका कप्लीमेंट्री कलर, उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। अब ये पूरक रंग का मतलब क्या है, देखो, मैं एक कलर व्हील बना रहा हूँ, है ना, ये आपका एक कलर व्हील है, कलर का पहिया है। अगर यौगिक मतलब जो भी कंपाउंड आप ले रहे हो, जैसे टाइटेनियम SO6 ले लो, मान ले, अगर ये यौगिक रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दृश्यतर VIB GYUR होते हैं, 7 कलर होते हैं दृश्य प्रकाश में, ठीक है, तो अगर वो लाल रंग की लाइट का अवशोषण करता है, लाल रंग की लाइट की जो तरंग दैर्घ्य है उसका अगर वो अवशोषण करता है, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। अगर वो हरे कलर की लाइट का अवशोषण करता है तो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। तो हमने ये कहा कि जो कंपाउंड होते हैं वो प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से जिस तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों का अवशोषण करते हैं उसका कप्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। इसीलिए संक्रमण धातुओं के यौगिक कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके।
आगे लिखना क्या है, अब नहीं लिखेंगे, बस पता लग गया आपको। जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जिसके पास भी क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ही आपको कैसे दिखा देंगे, कलर दिखा देंगे। ये फोटो बना लेना आप, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कलर व्हील। ठीक है, वेरी गुड। आगे लिखना, यदि संक्रमण धातुओं के डी कक्षक पूर्ण पूरित या रिक्त, यदि संक्रमण धातुओं के डी कक्षक पूर्ण पूरित कोष्ठक में D10 या रिक्त कोष्ठक में D0, यदि संक्रमण धातुओं के डी कक्षक पूर्ण पूरित या रिक्त होते हैं तो dd संक्रमण संपन्न नहीं होता, अतः यौगिक रंगहीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख लेना, स्कैनेडियम +3, टाइटेनियम +4, कॉपर +1, Zn +2, इनके जो संकुल यौगिक होते हैं, इनके संकुल यौगिक कैसे होते हैं, कलरलेस। कैसे होते हैं, कलरलेस, रंगहीन होते हैं। क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं इसके पास D10 विन्यास होता है, इन दोनों के पास तो कौन सा विन्यास होता है, D10, और इन दोनों के पास कौन सा विन्यास होता है, D0। ठीक है, ये लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल करके इनको लिख लेना। नेक्स्ट वन लिखना, यदि संक्रमण धातु आयनों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो, यदि संक्रमण धातु आयनों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो dd संक्रमण संपन्न होते हैं, जिससे इनके यौगिक रंगीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम +3, क्रोमियम +3, Fe+2, Mn+2, इसको तो रहने देना आप, है ना, बाद में लिख लेंगे इसको, है ना, कोई बात नहीं, कॉपर +2 आदि। इनके संकुल यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन, कलर्ड। ठीक है, रंगीन होते हैं। अब भी हमने ये कहा कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो जिसके पास जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे dd संक्रमण उतने ज़्यादा संपन्न होंगे, ऐसा आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, है ना। तो जो D5 होता है ना, उसका कलर थोड़ा सा हल्का होता है, रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि वहाँ पे दो टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। एक तो dd ट्रांजिशन होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। dd ट्रांजिशन में सिलेक्शन रूल दो टाइप के होते हैं, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। तो dd ट्रांजिशन कैसे होते हैं, लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं, लेकिन आप D5 की बात करते हो ना, तो वो लेपोर्ट फॉरबिडन के साथ साथ स्पिन फॉरबिडन भी होते हैं, इसलिए उनकी कलर इंटेंसिटी कम होती है। लिखना, तीसरा पॉइंट लगा के लिखना, जिन संक्रमण धातुओं के पास D5 क्वेश्चन लिखना, अर्धपूरित विन्यास, जिन संक्रमण धातुओं के पास D5 विन्यास होता है, जिन संक्रमण धातुओं के पास D5 क्वेश्चन में अर्धपूरित विन्यास होता है, उनमें dd संक्रमण चक्रण वर्जित, स्पिन फॉरबिडन, उनमें dd संक्रमण चक्रण वर्जित होते हैं, स्पिन फॉरबिडन होते हैं, इसलिए इनके यौगिक हल्के रंग के दिखाई देते हैं। फॉर
फॉर एग्जाम्पल Mn+2 एंड Fe+3, इनके विन्यास क्या होता है D5। चाहो बनाना बना सकते हो। तो बाद में कैसा दिखाई देगा आपको ये? ये लो, इसका स्पिन चेंज हो गया ना, आप लिख लेना इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो गया। अतः स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है, ये उतार लेना। ये ट्रांजिशन कैसा होगा? स्पिन फॉरबिडन होगा, ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाएगा, इसलिए ये ट्रांजिशन कैसा होगा? स्पिन फॉरबिडन होगा, ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए D5 विन्यास वाले यौगिक हल्के रंग के होते हैं, इसीलिए D5 विन्यास वाले यौगिक हल्के रंग के होते हैं। एक चीज़ और लिखो नीचे वाली लाइन से लगा के, यदि संक्रमण धातुओं में, यदि संक्रमण धातुओं में समान संख्या में, यदि संक्रमण धातुओं में समान संख्या में, यदि संक्रमण धातुओं में समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो, समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो वे यौगिक समान रंग प्रदर्शित करते हैं, तो वे यौगिक समान रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई, वेरी गुड। अगले हेडिंग लगाओगे आप संकुलन प्रवृत्ति, अगले हेडिंग लगाओगे आप संकुलन प्रवृत्ति। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, Fe(CN)6 4 CrS2 2 प्लस SCS2 +1 ऐसे, है ना। तो अगले हेडिंग लगाओगे आप संकुलन प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्सेशन नेचर, संकुलन प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्सेशन नेचर, ठीक है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति। तो ध्यान रखना भाई, मैं बता देता हूँ, स्कैंडियम से लेकर कोबाल्ट, ऐसे जिंक, ये D1 है, ये D7 है और ये D10 है। ये कहा जाता है कि यहाँ तक के जो यौगिक होते हैं ना, ये समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों को बनाते हैं, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों को प्रीफर करते हैं, ध्यान रखना। और जो कोबाल्ट से आगे वाले होते हैं ना, निकिल कॉपर जिंक, ये क्या करते हैं? समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक बनाते हैं, ध्यान रखना भाई, ज़्यादा स्टेबल समन्वय संख्या 4 वाले बनाएंगे, है ना। तो ये जो बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताई है, कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, याद रखना इस बात को। कोबाल्ट तक के जो यौगिक होते हैं ना, वो प्रीफर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक, और आगे वाले प्रीफर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक। आपने सुना होगा NiCO4, CuCN4, 4 वाले सुनते हैं, ZnCN4, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो लिखो संकुलन प्रवृत्ति के पहले इसके बारे में थोड़ी लिख लो, फिर इसके एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ 1-2, है ना। लिखना, संक्रमण धातुओं की संकुलन प्रवृत्ति उच्च होती है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, संक्रमण धातुओं की संकुलन प्रवृत्ति उच्च होती है, क्यों? समझाइए। क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं की संकुलन प्रवृत्ति उच्च होती है, क्यों? समझाइए।
तो रीजन तो ये आकार धातु आयन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। धातु आयन का आकार छोटा होने के कारण वो लिगेंड के साथ बेटर बॉन्डिंग कर सकते हैं, बेटर इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनते हैं। तो मेन रीजन क्या है, धातु आयन का आकार छोटा होना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, संक्रमण धातुओं की संकुलन प्रवृत्ति उच्च होती है, क्यों, समझाइए। आंसर लिखो। एक धातु आयन के लिए संकुलन प्रवृत्ति के लिए निम्न गुण होने चाहिए। एक धातु आयन के लिए संकुलन प्रवृत्ति के लिए निम्न गुण होने चाहिए, डैश लगाओ, नंबर 1। पहला पॉइंट लिखना धातु आयन का आकार छोटा होना चाहिए। धातु आयन का आकार छोटा, मैंने पहले बता दिया था, धातु आयन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिससे धातु आयन लिगेंड के साथ देखो बंध बनेगा तो दूरी बहुत कम होनी चाहिए, है ना। आकार छोटा होगा तो बंध प्रबल बनेगा, दूरी कम होगी। धातु आयन का आकार छोटा होना चाहिए, जिससे धातु आयन लिगेंड के साथ अधिक निकटता के साथ बंध बना सकता है, जिससे धातु आयन लिगेंड के साथ अधिक निकटता के साथ बंध बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो। धातु आयन के पास लगभग समान ऊर्जा वाले S, P, D, धातु आयन के पास लगभग समान ऊर्जा वाले S, P, D रिक्त कक्षक उपस्थित होने चाहिए। रिक्त कक्षक उपस्थित होने चाहिए, जिससे लिगेंड आसानी से धातु आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बना सके। अगला पॉइंट, अब देखो